हेलो फ्रेंड्स, सीटेट 2023 के लिए सीडीपी की इस नई सीरीज़ में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। ये नई सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू की गई है, ख़ास तौर पे ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मीडियम बीएड में या डीएलएड में हिंदी मीडियम रहा हो या उर्दू मीडियम रहा हो। इसको देखते हुए ये नई सीरीज़ आप लोगों के लिए शुरू की गई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपका पेपर इस साल जो आपके सीटेट 2023 का होने जा रहा है वो 20 अगस्त को, और ये ऑफलाइन होगा। आपका पेपर जो तैयार किया जाता है वो बाइलिंगुअल तैयार होता है, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ के आते हैं, और जो कुछ टर्मिनोलॉजी है सीडीपी की, क्योंकि अक्सर जो फ़लसफ़ी हैं, अक्सर जो फ़िलासफ़ी हैं, उनकी जो थ्योरी है, उनका जो नज़रिया है, उनका जो सिद्धांत है वो इंग्लिश में है। ठीक है, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ना समझने की वजह से हम लोग सीडीपी के पेपर को, सीडीपी के क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाते हैं। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में 9 ऐसे राज्य हैं, 9 ऐसे स्टेट हैं जिनकी मादरी ज़ुबान हिंदी है, जहाँ के बच्चे अपनी एजुकेशन यानी अपनी शिक्षा हिंदी मीडियम में हासिल करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे उसमें से आप जानते हैं यूपी है, यूपी से कटा हुआ आपका उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है, आपका दिल्ली है, फिर इधर हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ऐसे 9 स्टेट आते हैं जहाँ के बच्चे अक्सर जो बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं हिंदी मीडियम में करते हैं। इसी तरह बहुत ऐसे तालिब इल्म हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो उर्दू मीडियम में भी करते हैं, जैसे एमयू के स्टूडेंट, इसी तरह जामिया मिल्लिया इस्लामिया के, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, इसी तरह अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। इन लोगों का जो सीखने का ज़रिया है, जो माध्यम है, क्या है? उर्दू रहा है। तो इन लोगों को जहन में रखते हुए सीरीज़ शुरू की गई है। आज के क्लास में हम लोग सीडीपी के हर एक यूनिट को, हर एक चैप्टर को देखेंगे कि सीडीपी में क्या क्या चैप्टर रखा गया है। ये ऐसे चैप्टर हैं, इनको हम उर्दू में और इसी के साथ साथ हिंदी में डिस्कस करेंगे। आप इसको हिंदी या उर्दू में जब देखेंगे तो आप खुद ही समझेंगे इसको मैंने बीएड में या डीएलएड में पढ़ रखा है। ठीक है, इसी को हमें तैयारी करनी है। तो चलिए क्लास की जानिब चलते हैं। आज पहली क्लास है। ठीक है, तो सीडीपी की पूरी सीरीज़ आप लोगों के लिए चलाई जाएगी। आज हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर इसमें दिए गए हैं। सिलेबस आपका इंग्लिश में है, आप जाएंगे उसकी वेबसाइट पे, वहाँ से भी इंग्लिश में मिल जाएगा। इसको हम हिंदी और उर्दू में समझते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, ये निज़ाम एकेडमी 22। इस पे आप लोगों को पीडीएफ दी जाएगी। इसी के साथ साथ वीडियो की लिंक भी इससे आप दस्तयाब कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है, कोई मशवरा है वो भी दें। इसी के साथ इसको दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तालिब इल्म हैं, उनको बताएँ। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो जैसी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और इसी के साथ बेल आइकन को नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, आप सीटेट के वेबसाइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, इसको आप अगर अपने हिंदी या उर्दू मीडियम में समझ लेंगे तो आपके लिए तैयारी करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जो कुछ आपने डीएलएड बीएड में पढ़ा है, डीएलएड में या बीएड में वही चीज़ पढ़ाई जाती है, वही चीज़ पूछा जाता है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको आप सीडीपी कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड मतलब बच्चा, आपको पता है। डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं विकास, उर्दू में क्या कहेंगे? नशोनुमा। एंड पेडागोजी, पेडागोजी मतलब होता है हाउ टू टीच, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्जेक्ट को आप किस तरह से पढ़ाएंगे, किस तरह से उसकी शिक्षा देंगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है आपको मालूम है, 30 नंबर का आता है। अगर आप इसकी सही से तैयारी कर लेते हैं तो 30 में 30 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है,
इसी के साथ 2 लैंग्वेज लेनी होती है, आपने लिया होगा। आप लोगों के लिए उर्दू पेडागोजी की भी सीरीज़ पहले से चलाई जा रही है, उससे आप उर्दू की मदद ले सकते हैं। इसके बाद हिंदी और इंग्लिश की भी चलाई जाएगी, ठीक है। तो हम CDP जो सबके लिए कॉमन है, फिर अगर आप आर्ट साइंस के हैं तो SST के 60 क्वेश्चन, और अगर साइंस के हैं तो साइंस के 60 क्वेश्चन। आपको पता है सिलेबस 150 मार्क्स के आते हैं। अगर आप जनरल से हैं तो आपको 90 मार्क्स लाना होता है। अगर आप लैंग्वेज सही कर लें, उसके साथ CDP कर लें तो 90 मार्क्स तो ऐसे आ जाते हैं। फिर अगर आपका जो साइंस बैकग्राउंड है या SST है, उसमें से अगर कुछ भी तुक्का भी मार देंगे तब भी आपका 20 सही हो जाएगा, ठीक है। 90 नंबर लाना होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है। तो एक एक कंसेप्ट को हम समझते हैं कि सिलेबस में क्या कहा जा रहा है। देखिए, ये पहला क्या है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट जिसको आप कहते हैं विकास यानी नशोनुमा का कंसेप्ट क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, उसका तस्वुर क्या है। इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग जिसको आप अधिगम कहते हैं, और उसमें उर्दू में आमोजिश कहते हैं, आपको पता है अगर आप उर्दू बैकग्राउंड के होंगे, आमोजिश। और इसी के साथ इसको अधिगम, क्या कहेंगे, अधिगम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों के विकास यानी नशोनुमा के प्रिंसिपल के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, हिंदी में यूज़ करते हैं सिद्धांत, और उर्दू में क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं उसूल, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, उसूल। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। 2 टर्म होते हैं, एक हेरिडिटी, दूसरा एनवायरनमेंट। हेरिडिटी कहते हैं जिसको आप कहते हैं आनुवंशिकता, यानी ऐसी खूबी जो बच्चा अपने माँ बाप से ग्रहण करता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता। और इसको उर्दू में क्या कहते हैं, उर्दू में कहते हैं तवारुस, यानी जिसको बच्चा वरासत में यानी अपने पेरेंट्स से ग्रहण करता है, हासिल करता है, उसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी। दूसरा आता है एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण, जिसको आप कहते हैं उर्दू में क्या, माहौल। 2 चीज़ का असर पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट में, एक हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा। उसके बाद क्या है, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का मतलब होता है समाजीकरण, यानी बच्चा किस तरह से सोशल बनता है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं समाजियात, ठीक है। सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी उसकी प्रक्रिया क्या है, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रेन, यानी सामाजिक दुनिया में कौन कौन से लोग उसको प्रभावित करते हैं, उसको असर डालते हैं, ठीक है, जिसमें टीचर हैं, पेरेंट हैं यानी माता पिता हैं, और पीयर्स यानी जो बच्चे के हमजोली, पीयर्स ग्रुप कहते हैं। जैसे बच्चा 6 साल की उम्र के जो उसके साथी हैं, दोस्त हैं, वो क्या होते हैं, उसको पीयर्स कहते हैं। हम कुछ लोगों की थ्योरी भी पढ़ेंगे, जिसमें से जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग हैं, वाइगॉट्स्की हैं, ठीक है। इनका जो नज़रिया रहा है, इनका जो दृष्टिकोण रहा है, किस तरह का, कंस्ट्रक्टिव यानी रचनात्मक, ठीक है, यानी ये कहते हैं निर्माण करने वाला, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ठीक है। तो इनको कंस्ट्रक्टिविस्ट कहते हैं, जिसको उर्दू में कहते हैं तामीरात वाले। एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, हम इनके नज़रिए को क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक तौर पे देखेंगे। पर्सपेक्टिव मतलब होता है नज़रिया, जिसको आप कहते हैं दृष्टिकोण। तो इनका क्या नज़रिया रहा है, इनका क्या दृष्टिकोण रहा है, उसको हम तनकीदी यानी आलोचनात्मक तौर पे सबकी थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है। उसका एजुकेशन यानी शिक्षा यानी तालीम में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में भी देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड आपको मालूम है टीचिंग 2 तरह की होती है, एक चाइल्ड सेंटर्ड यानी
तालिब इल्म पे मरकूज़ यानी बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चे को केंद्र में रख करके पढ़ाया जाता है। दूसरी क्या होती है, टीचर सेंटर्ड, जिसमें टीचर को केंद्र में रख के पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा क्या है, यानी ऐसी तालीम जो प्रोग्रेसिव यानी तरक्की याफ्ता। आपको मालूम है कि पढ़ाने के नज़रिए बदल चुके हैं, लर्निंग बाय डूइंग हो रही है, ठीक है। अलग अलग TLM यूज़ किया जाता है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ किया जाता है, स्मार्ट बोर्ड यूज़ किया जाता है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि आप नए तरह से बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है। पहले ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, लेक्चर मेथड था, लेकिन अब बहुत सारे मेथड आ गए हैं बच्चों को पढ़ाने के, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फिर क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस यानी इंटेलिजेंस जिसको आप कहते हैं बुद्धिमत्ता, यानी बच्चे के अंदर जो ज़हानत है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उसके निर्माण करने के लिए क्रिटिकल पर्सपेक्टिव यानी उसके महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य क्या हैं। क्रिटिकल यानी महत्वपूर्ण, पर्सपेक्टिव यानी तनाजुर, जिसको आप कहते हैं परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य, ठीक है, जिसको आप तनाजुर यानी नज़रिए से लिया गया है, ठीक है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद आगे भी है, दूसरी स्लाइड में देखते हैं। उसके बाद है मल्टी डायमेंशियल इंटेलिजेंस यानी मल्टी डायमेंशियल का मतलब होता है बहुआयामी, मल्टी का मतलब होता है बहु और डायमेंशियल का मतलब आयाम, जिसके एक से ज़्यादा आयाम होते हैं। आयाम का मतलब जिहत यानी सिमत। जैसे इस तरह से हम बना दें डायग्राम, तो इसके 3 आयाम हुआ, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, तो कहते हैं मल्टी डायमेंशियल इंटेलिजेंस। आपको मालूम है एक जो फ़लसफ़ी हैं उन्होंने, उनका नाम आता है हार्वर्ड गार्डनर। आपने गार्डनर की थ्योरी पढ़ी होगी मल्टीपल इंटेलिजेंस में। उन्होंने इंटेलिजेंस की 9 किस्में बताई हैं, 9 प्रकार बताए हैं, जिसमें से 8 आपके सिलेबस में दाखिल है, ठीक है, उसको बताया जाएगा। तो मल्टी डायमेंशियल इंटेलिजेंस यानी बहुआयामी बुद्धिमत्ता क्या क्या हैं। फिर लैंग्वेज एंड थॉट यानी लैंग्वेज यानी भाषा यानी ज़ुबान क्या, थॉट यानी सोच, बच्चा किस तरह से सोचता है। इसमें आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि वो कहते हैं बच्चे की जो ज़ुबान की नशोनुमा यानी जो उसकी भाषा का विकास है किसके ज़रिए होता है, थॉट यानी दिमाग के ज़रिए होता है। तो वो जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। फिर आगे है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। आपको मालूम है जेंडर, जेंडर जिसको आप कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे, लिंग, और उर्दू में क्या कहते हैं, इसके लिए आता है सिन्फ। इसी के साथ एक टर्म और आती है जेंडर, उसके बाद एक आती है सेक्स। सेक्स कहते हैं उर्दू में जीन्स, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जेंडर लिंग, ठीक है, और उसके बाद सेक्स एक लफ्ज़ आता है। तो दोनों में फ़र्क भी बताया जाता है कि जेंडर क्या है, जेंडर को सोशल यानी समाज ने कंस्ट्रक्ट कर रखा है, बना रखा है, और सेक्स जो होता है वो प्राकृतिक है, यानी कोई मर्द है या औरत है वो पहले से डिसाइड है, लेकिन कौन क्या करेगा, यानी लड़का है तो वो बाहर का काम करेगा, लड़की है तो जो है अंदर का काम करेगी। इसको इसने बनाया समाज ने, जिसको आप जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो जेंडर बायस, बायस कहते हैं, बायस का मतलब होता है उर्दू में क्या एक लफ्ज़ आता है तासुब, तासुब जिसको आप कहते हैं मैलान, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं पूर्वाग्रह, पूर्वा जिसको आप कहते हैं ग्रह, क्या कहेंगे, पूर्वाग्रह। तो ये क्या है, जेंडर बायस, यानी आप कोई लड़का है उसकी वजह से उसका ज़्यादा ध्यान दें, अगर कोई लेडीज़ टीचर है तो लड़कियों का ज़्यादा ध्यान दे, तो ये क्या है, जेंडर बायसनेस हो जाता है, ठीक है। एजुकेशनल प्रैक्टिस यानी शिक्षात्मक प्रैक्टिस यानी अभ्यास, मशक क्या है। इसी तरह क्या और है
इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको मालूम है अगर 5 बच्चे क्लास में हैं, सबके अंदर भिन्नता यानी इख्तलाफ पाया जाएगा, ठीक है। 5 बच्चा, उनकी सोचने की, उनका इंटरेस्ट सबका डिफरेंस होगा। कोई बच्चा अलग सोचता है, कोई बच्चा देख करके पढ़ना पसंद करता है, कोई बच्चा लेक्चर मेथड पसंद करेगा, कोई ग्रुप डिस्कशन पसंद करेगा, कोई ऐसा है जो सुन करके देख करके दोनों यानी ऑडियो विजुअल एड को पसंद करता है। तो इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इस चीज़ को हमें समझना है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, आपको मालूम है सबके समझने का नज़रिया अलग है। कोई गॉड गिफ्टेड है, कोई जो है टैलेंटेड बच्चा है, कोई क्या है नॉर्मल है, कोई बहुत कम बुद्धि का है। तो सबको लेकर हमें क्लास में चलना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, आपको मालूम है एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो सबकी ज़ुबान अलग है, सबका कास्ट यानी जात पात जिसको आप कहते हैं, जात पात के लिए जाति उनकी अलग है। जेंडर यानी जिनका लिंग अलग है और जिनकी सिन्फ अलग है। कम्युनिटी जिसको आप कहते हैं समुदाय, समुदाय भी सबका अलग है, यानी उर्दू में कहेंगे बिरादरी, अलग अलग बिरादरी के बच्चे आते हैं। रिलीजन, सबका मज़हब अलग है। हमें सबको लेकर के, अलग अलग मज़ाहिब के, अलग अलग ज़ुबान के, अलग अलग कास्ट के, सबको लेकर के क्लास में पढ़ाना है, ठीक है। इसके बारे में जितनी थ्योरी है, जितने नज़रिए हैं, सबको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन, अच्छा क्या क्या फ़र्क है किसमें। असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग कहते हैं अधिगम, अधिगम के लिए आकलन। असेसमेंट के लिए उर्दू में एक लफ्ज़ आता है अंदाज़े क़द्र, अंदाज़े क़द्र। तो क्या है, सीखने के लिए अधिगम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन, यानी सीखने का अंदाज़े क़द्र। फिर आगे क्या है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, जो स्कूल में असेसमेंट आपको मालूम है, एक जो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी इसलिए असेसमेंट किया था ताकि बच्चे के अंदर थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकें। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी बच्चे का असेसमेंट इसलिए करते हैं आखिर में एग्ज़ाम दे करके उसको पास कर देते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, आपने बहुत पढ़ा होगा, CCE कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, जिसको कहते हैं इसको कहते हैं सतत, मतलब ये है कि कॉन्टीन्यूअस का मतलब सतत और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक। सतत का मतलब जब बच्चा एडमिशन लिया फिर 7-8 महीने या 8-9 महीने पूरे साल तक जो पढ़ा, शुरू से दाखिला से पूरे साल तक उसका इवेल्युएशन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, हर एक पहलू का, मतलब बच्चे का करिकुलर एक्टिविटी यानी पढ़ने में कितना है, को करिकुलर यानी खेल में कितना है, किस चीज़ में दिलचस्पी लेता है, हर चीज़ का असेसमेंट उसका यानी उसका इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन किया जाएगा। अब इवेल्युएशन के लिए एक लफ्ज़ आता है क़द्र पैमाई यानी तअय्युन क़द्र, ठीक है। और उसके बाद पर्सपेक्टिव, उसमें क्या क्या नज़रिए हैं, और प्रैक्टिस, उस पर बच्चों की प्रैक्टिस किस तरह से की जाए। आगे क्या है, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट, यानी बच्चों के असेसमेंट के लिए किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाएगा। आपको मालूम है क्वेश्चन के लिए 3 चीज़ आती है, एक आती है ऑब्जेक्टिविटी पाई जाए, ठीक है, दूसरा आता है वैलिडिटी पाई जाए, ठीक है। अब यानी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी कितनी पाई जाती है, वैलिड कितना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन बनाया जाए तो ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है कि नहीं। सब्जेक्ट एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब है कि हर वक्त जब भी उसका जितने भी बार में उसका आप एग्ज़ाम लेंगे रिज़ल्ट सेम आता है, ठीक है। इसी तरह कहते हैं वैलिड है कि नहीं कोई क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, नहीं जिसके लिए बनाया जाए उस पर खरा उतरता है तो उसको वैलिड कहते हैं। इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। असेसमेंट रिगार्डिंग लेवल्स ऑफ लर्नर यानी लर्नर का लेवल क्या है, यानी किस स्तर का है, ठीक है। उसके बाद है फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम, जिसका मकसद है कि क्लासरूम यानी कक्षा में क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक थिंकिंग यानी सोचना और लर्निंग को बढ़ाने के लिए, यानी बच्चा जो है खुद प्रॉब्लम सॉल्वर हो जाए, यानी कोई परेशानी दी जाए उसको खुद हल कर सके,
इसी तरह लर्निंग बाय डूइंग कर सके, बच्चा ऑब्जर्वेशन कर सके। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए आप क्या टेक्निक इख्तियार करेंगे, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। असेसिंग ऑफ लर्नर अचीवमेंट, आप बच्चे का अचीवमेंट यानी क्या उपलब्धि, क्या उसने हासिल किया, उसको किस तरह से आप असेस करेंगे, ठीक है, इसके बारे में क्या टेक्निक है, इन सब के मुतालिक आपका सवाल बनता है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, बी वाले में ये है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन आपको मालूम है समावेशी शिक्षा, यानी ऐसी तालीम, ऐसी शिक्षा जिसमें आप हर एक तरह के बच्चे को एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छतरी के नीचे, एक क्लासरूम के नीचे सारे बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई बच्चा सुन नहीं सकता उसको भी आप पढ़ाएंगे, उसके मुताबिक आप टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे। कोई बच्चा छोटा कद है उसको भी उसी क्लास में बैठाएंगे, और कोई बच्चा देख नहीं सकता उसको भी उसी क्लास में बैठाएंगे, कोई बच्चा चलने में माजूर है उसको भी उसी क्लास में बैठाएंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या कंसेप्ट है, इसको सीखेंगे। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, यानी जाहिर सी बात है अगर कोई विकलांग है, अगर कोई माजूर बच्चा है तो उसको सबसे पीछे बैठाएंगे तो कैसे देख पाए, उसको आगे बैठाएंगे, या कोई जिसकी हाइट कम है उसको आगे बैठाएंगे। कोई देख नहीं पाता तो हम कुछ सुनने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कोई जो है सुन नहीं सकता तो उसके लिए देखने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। तो सबको लेकर के हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज्ड एंड डिप्राइव्ड, मतलब ऐसे बच्चे जो किसी वजह से वंचित रह गए हैं समाज में, ठीक है, यानी जिनके साथ भेदभाव किया जाएगा, उनको शामिल करते हुए अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग पृष्ठभूमि के लर्नर को किस तरह से एड्रेस करेंगे, किस तरह से उसका सामना करेंगे, ठीक है। हमें सबको लेकर चलना है, सबको पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफ़िकल्टीज। आपको मालूम है बच्चे के साथ अलग अलग लर्निंग डिफ़िकल्टी आपने पढ़ा होगा, कोई डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिस्फेजिया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन यानी लर्नर्स, यानी कोई बच्चा बहुत ही टैलेंट है। अब भाई सबको एक साथ रखोगे, जो टैलेंटेड है अगर वो रहेगा तो बोरियत महसूस करेगा, तो उसको हम किस तरह से कौन सी एक्टिविटी दे दें ताकि वो क्लास में एक्टिव रहे। क्रिएटिव बच्चा, क्रिएटिव का मतलब आप समझ रहे हैं, क्रिएटिव का मतलब क्लास में कोई नई चीज़ बनाना, कोई नई चीज़ पैदा करना, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव, यानी रचनात्मकता वाली सोच उसके अंदर है। कोई जैसे आपने बच्चे को दिखाया, बच्चे क्या उसने कहा पेन है, आपने कहा इसका और क्या यूज़ है, अब वो कह दिया कि इससे हम जो है कहीं लगा करके उसमें कपड़ा टांग सकते हैं। अगर उसने इस तरह कहा तो क्या वो क्रिएटिव माइंड हुआ, यानी एक चीज़ का उसका इस्तेमाल है, उसका दूसरा इस्तेमाल, दूसरी तरह कोई नई चीज़ उसमें पैदा कर देना, उसको क्रिएटिव कहते हैं। उस तरह का बच्चा है तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी करेंगे। इसी तरह स्पेशली एबल्ड लर्नर, यानी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अलग तरह से एबल हैं, यानी पढ़ने में नहीं, किसी खेल में बहुत ज़्यादा है, तो हम बच्चे की उसकी हर एक एबिलिटी को पहचानेंगे, पहचान करके उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग उसका हम डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। लर्नर्स एंड पेडागोजी, इसमें क्या है, हाउ चिल्ड्रन थिंक्स एंड लर्न, हमें देखना है कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से सीखते हैं। उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्लास में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वाई चिल्ड्रन, इस चीज़ को हम देखेंगे क्यों बच्चा फेल हो जाता है टू अचीव सक्सेस, यानी कामयाबी हासिल करने में इन स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल के कारकर्दगी यानी प्रदर्शन में, ठीक है। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी पढ़ाने और सीखने के बेसिक प्रोसेस क्या है, यानी टीचिंग मेथड क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चिल्ड्रेंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, बच्चे के पढ़ाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यानी कौन सी रणनीति, जिसको आप उर्दू में कहते हैं हिकमत अमली का यूज़ करेंगे। आपको पता है कि हम
पढ़ाने के लिए एक मेथड यूज़ करते हैं, उसके बाद उसको टेक्निक यानी किस टेक्निक से उसको यानी कौन सी ट्रिक लगाएंगे, फिर उसको बच्चे को क्लास में समझाने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यानी कौन सी हिकमत अमली बनाएंगे, उसके बारे में भी सवाल आपका आता है। लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग, यानी बच्चा किस तरह सामाजिक परिवेश में सीखता है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। और कुछ कंसेप्ट बचे हुए, इसको जल्दी देख लेते हैं। यानी चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको बच्चा है कि बच्चा खुद करके सीखे, जैसे कि जॉन डीवी कहते हैं कि उसके सामने टीचर कोई समस्या देगा, कोई परेशानी देगा, उसको कैसे हल करेगा, इस अप्रोच के तहत हम पढ़ाएंगे। एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यानी कोई भी चीज़ नई चीज़, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर के मतलब क्या होता है, जिसको आप कहते हैं किसी चीज़ का प्रेषक, यानी किसी चीज़ की खोज करने वाला। इन्वेस्टिगेटर बच्चा किस तरह से है, ठीक है, जिसको आप अन्वेषक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यानी तख्लीक करने वाला, ठीक है, तहकीक करने वाला, किसी चीज़ की तख्लीक कैसे करता है। उसके बाद है अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, यानी बच्चे को लर्निंग यानी सीखने के अलग अलग अल्टरनेटिव कंसेप्शन, अलग अलग तस्वुरात, अलग अलग संकल्पनाएं क्या क्या हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर एज आ सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लर्निंग ऑफ प्रोसेस। आपको पता है अगर बच्चा सीखने में कोई गलती करता है तो हम इसको मानेंगे कि बच्चा सीख रहा है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी दिया इसी पर दिया है कि बच्चा जब तक गलती नहीं करता तब तक गोया कि सीखता नहीं है। तो इस चीज़ को हमें जहन में रखना है। इसी तरह कॉग्निशन क्या चीज़ है, कॉग्निशन मतलब होता है यानी आप अनुभूति, कॉग्निशन जिसका ताल्लुक होता है बच्चे के दिमाग से, जिसको आप कहते हैं इदराक। और इमोशन यानी जज्बात, भावनाएं। और कॉग्निशन होगा अनुभूति यानी अनुभूति, और इमोशन यानी जज्बात, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप भावनाएं कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी प्रेरणा। मोटिवेशन की फिर दो किस्में हैं, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, इन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। मोटिवेशन का एक सर्कल है, उसको भी हम सीखेंगे। मोटिवेशन है लर्निंग। आपको पता है बच्चा अगर मोटिवेट रहेगा यानी हौसला अफजाई उसके अंदर रहेगी, वो तहरीक रहेगी, उसके अंदर हरकत रहेगी तो ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। कहते हैं कि बच्चे को जो सीखने में व्यक्तिगत यानी पर्सनल, शख्सी, और एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण से मुताल्लिक इसका क्या असर पड़ता है, ठीक है, इसके क्या क्या कारक हैं, यानी एनवायरनमेंट के और पर्सनल के लर्निंग यानी अधिगम में क्या क्या फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है क्या क्या कारक हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे के सीखने को प्रभावित यानी मुतासिर करेंगे। तो एक कारक क्या क्या है, कारक का मतलब क्या होता है, आमिल, यानी कौन कौन से उसके आमिल हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस है, एक लंबा चैप्टर है। आप इसको देख करके समझे होंगे अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हों या उर्दू मीडियम से, कि आपका जो भी इसमें दी गई है यूनिट वो अक्सर आप डीएलएड या बीएड में पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसी का यहाँ रिवीजन कराया जाएगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा किस तरह से आप 30 के 30 मार्क्स ला सकें। तो आखिर में जाते जाते टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत से साथी आपके बीएड में, डीएलएड में ग्रुप बना हुआ, उसमें आप शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। अब चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर कि एक एक जो आपका चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसके डिस्कशन के साथ आपकी छोटी छोटी क्लासें ली जाएंगी। तो आज के क्लास में इतना ही, ठीक है। अब अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी।